बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 विद मी महविश शबीब। आई होप सो कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा, पुरसुकून हुआ होगा। ज़िंदगी और दिन का आगाज़ अगर बेहतरीन हो जाए तो हम देखते हैं कि हमारे तमाम तर मामला जो हैं वो बेहतरीन होते हैं। फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो हम हमेशा से ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि फैसलाबाद हमारा प्यारा शहर है, लेकिन इस शहर को डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये अक्सर औकात बात की जाती थी, लेकिन हालिया फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि फैसलाबाद में पैच वर्क होना शुरू हो गया है, स्ट्रीट लाइट का मसला हल होना शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद के बेशुमार दूसरे मसाइल भी हैं, जिसमें फैसलाबाद के पार्किंग प्लाज़ा के हवाले से बात करें तो अरसा दराज से फैसलाबाद को पार्किंग प्लाज़ा नसीब नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ अगर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात करें, इलेक्ट्रो बसेस फैसलाबाद की सड़कों पर हमें दौड़ती हुई दिखाई देती हैं, जिसे आवाम काफ़ी ज़्यादा सराहती भी है। लेकिन इसके साथ साथ ये बात करती हुई दिखाई देती है कि महज ये बसें जो हैं ये फैसलाबाद की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं। फैसलाबाद को मज़ीद ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम का बेहतर तौर पे मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने बड़ी दफ़ा ये बात फैसलाबाद के हवाले से सुनी है कि फैसलाबाद में ट्राम आएगी, ये जिसे कहते हैं कि इलेक्ट्रो बसेस के साथ साथ मेट्रो बसेस जो है वो भी फैसलाबाद की सड़कों पे दौड़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन फैसलाबाद के लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर कब फैसलाबाद में ये निज़ाम जिद्दत से और फौरी तौर पर आएगा। इस पर जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम जो है वो इंसान की ज़िंदगी पे डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है, असरअंदाज हो रहा होता है। और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 दिन से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो गया। किस तरह से सेहत का ख्याल रख सकते हैं, आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है या नहीं है, इसके हवाले से भी हम प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ हमेशा से मैं बात करती हूँ कि आपकी सालगिरह, आपके इवेंट्स, आपकी सेलिब्रेशंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। सब्जियों के भाव से लेकर सोने का आज का रेट क्या चल रहा है सराफा मार्केट में, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और 11 बजे हमें ज्वाइन करेंगे हमारे मेहमान, और जिन पे हम अक्सर जिनसे बात करते हैं कि फैसलाबाद में इंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है, तफरीह के मौके नहीं है, तो सिंगर्स फैसलाबाद में अपना करियर किस तरह से बना सकते हैं, इस पर भी जी हम 11 बजे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहता है हमारे टूडेज़ वेदर के सेगमेंट में। गुज़श्ता 2 दिन से फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है। शहर में हम देख रहे हैं कि सुबह के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा स्मोक और धुंध दिखाई देती है, और इसी के साथ साथ रात को भी सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा दिखाई देता है। फ़सी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़सी नकवी, बताइएगा वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क है। जहाँ तक आज के दिन की बात की जाए तो सुबह से ही सर्द हवा चलने का सिलसिला जारी है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात की जानिब से आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि हवा में नमी का जो तनासुब है वो 80% रिकॉर्ड किया गया है, और 2 से 3 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। जबकि इसके साथ साथ फैसलाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 200 से लेकर 210 तक इस वक्त वेरी कर रहा है। और देखा जाए तो गुज़श्ता एक हफ़्ते से जब से बारिश हुई है उसके बाद से लेकर अब तक शहर फैसलाबाद का जो मौसम है ख़ासा सर्द है, खुश्क है, और ख़ुसूसन जो रात के औकात के अंदर ख़ासी सर्दी हो जाती है। और अभी तक वाज़िया तौर पर शहर फैसलाबाद के बासियों ने सूरज का भी मुँह नहीं देखा है। जहाँ तक आइंदा आने वाले चंद दिनों की बात है तो उस वाले से भी देखा जाए तो मौसम इसी तरह सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की किसी भी किस्म की पेशन गोई नहीं की गई है, जबकि डॉक्टर्स और माहिरीन यही मशवरा दे रहे हैं कि इस सर्दी के मौसम में ख़ुसूसन अपने नाक को ढांप कर निकलें, मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जैसी बीमारियों से बचा जा सके। ख़ुसूसन इस मौसम में जो है वो बुज़ुर्ग और बच्चे जो है वो घरों से निकलने से इज्तनाब करें, ताकि किसी भी किस्म की बीमारी से बचा जा सके। अलबत्ता आज शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो इसी तरह खुश्क रहेगा, और बारिश की किसी भी किस्म की पेशन गोई नहीं की गई है। जी बहुत शुक्रिया फ़सी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से। अक्सर औकात हम सोशल मीडिया पे ये बात करते हुए दिखाई देते हैं, अक्सर आपने भी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये बात करते हैं कि फैसलाबाद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। फैसलाबाद जितनी तरक्की फैसलाबाद को मिलनी चाहिए थी उतनी तरक्की नहीं मिल रही है। ये वो सवाल है जो अक्सर फैसलाबाद की आवाम की ज़ुबान पर आम नज़र आता है। फैसलाबाद को डेवलपमेंट के हवाले से, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। पीने के साफ़ पानी
कराने के हवाले से पार्किंग प्लाज़ा फैसलाबाद में अभी तक उस तरह से नहीं बन पाया। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि फैसलाबाद के एक शहरी जो है ज़रूरत को महसूस कर रहा है। इस पे हुकूमत कितनी संजीदा है, हुकूमत की तरजीहात में क्या क्या चीज़ें फैसलाबाद के लिए शामिल हैं, इस पर जी हम बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है उमर इसरार खान साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं उमर साहब आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब्दुर्रहमान। मुझे लगता है कि आप आज काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में इससे पहले हम बहरहाल कई दफ़ा बात करते हुए हैं पैच वर्क होने की ज़रूरत है। अब हम देख रहे हैं कि शहर की सड़कें जो हैं वो एटलीस्ट उस पर काम होना शुरू हो गया है। थैंक यू महविश। देखिए, ये फैसलाबाद का देरीना मसला था जो बार बार हाईलाइट किया, और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बहरहाल क्रेडिट जाता है कि पब्लिक के जितने भी मसाइल हैं उनको ये हल करते हैं और बजट इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्पेशली नून लीग की फैसलाबाद शहर की क़यादत और कमिश्नर फैसलाबाद का ये क्रेडिट है कि यहाँ पर जितना भी आप समझें रोड्स का काम है वो सारा का सारा बजट इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स कोई 10 सालों के बाद किसी ने संजीदा होकर इस मसले को टेकअप किया है कि शहर की जो 15,000 पॉइंट्स खाली थे स्ट्रीट लाइट्स के या मुरम्मत होने वाली थी, वो सारे के सारे नई भी ख़रीदी जा रही हैं और पुरानी भी मुरम्मत की जा बिल्कुल। रही है। एटलीस्ट अब्दुर्रहमान, अब हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो हमें एटलीस्ट ये फील तो आती है कि फैसलाबाद शहर के मसाइल को संजीदा लिया जा रहा है। उमर इसरार खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से बात की, माजी में फैसलाबाद को तो कभी ये उम्मीद भी नहीं थी कि फैसलाबाद में इलेक्ट्रो बसेज आएंगी। हमने देखा हुकूमत ने जो वादा किया था वो पूरा किया, लेकिन अभी भी इस शहर की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि मज़ीद इलेक्ट्रो बसेज फैसलाबाद में कब आएंगी? जी उसमें तो मेरी आपसे मुतअद्दिद बार हम इस ही प्रोग्राम में आता भी रहा हूँ मैं और आपको बताता भी रहा हूँ। और आपका इदारा एक ऐसा इदारा है कि जो हर खबर पर जिनकी नज़र होती है, आपको पता है कि ये जो बसेस आई थी इलेक्ट्रो, ये तो अभी फ़र्स्ट फेज़ की बसेस हैं और अभी इनको मुकम्मल होना है और भी ज़रूरत है। मगर जो नंबर हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था वो पहले 90+ था। उसके बाद क्योंकि कुछ कट्स लगे, हर शहर से एक रिक्वायरमेंट थी, छोटे छोटे शहर से एक रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि सीएम साहिबा की ये पॉलिसी है कि अगर कोई होता ये था कि बड़े शहरों में हमेशा कोई प्रोजेक्ट आता था, छोटे शहर तक नहीं पहुंचता था। तो झंग है, टोबा है, गोजरा है, उनका दिल करता है कि अगर वहाँ भी 10-10 बसें क्यों ना दें, मगर वहाँ भी देनी चाहिए। लोगों को महसूस होना चाहिए कि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ पंजाब। तो उसकी वजह से थोड़ा सा कट लगा, मगर फिर भी 78-79 बसेस यहाँ आएंगी, मुकम्मल होंगी। अभी चंद बसेस आई थी और ये सड़कों का भी हम थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त कर लें। जिन सड़कों पर वो बसें चलनी थी उन सड़कों का हाल नहीं था कोई, तो अब रूट्स ऐड होने जा रहे हैं। 3 रूट्स ऐड होने जा रहे हैं। एक तो जड़ावाला रोड से सदार बाईपास का जो रूट है, एक वो ऐड होगा। 1-2 रूट और ऐड होंगे जिसके अंदर आपका समुद्री रोड से वो है ये जो नई हमारी फेडमिक जो बना है वहाँ तक, ताकि लोग जो रोज़ सफ़र करते हैं, जो वहाँ पे काम करते हैं फेडमिक में, उनके लिए सफ़र की आसानी हो। तो ये जैसे जैसे बसेस आती जा रही हैं वैसे वैसे वो यहाँ फ्लीट में ऐड होती जा रही हैं। और इतना बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, मगर जितने रिसोर्सेज हैं उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को सहूलत दें। पहले तो ये सहूलत भी मैसर नहीं थी, जो 10, 20, 25 बसेज अब चल रहे, पहले तो ये भी नहीं था। तो ये इंशाल्लाह पूरी होंगी और हम कोशिश करेंगे कि अब ये जो अभी इलेक्शन गुजरा है इसमें फैसलाबाद की आवाम ने हमारा साथ दिया है और वो जो लोग मुंतखब हुए हैं वो हमारे दोस्त जो हैं वो हमारी आवाज़ बनकर वहाँ पे बैठे हैं, जाएंगे भी और जा भी रहे हैं और इंशाल्लाह वो इस कोटे को बढ़ाएंगे, ये बसेस का कोटा। बिल्कुल। उमर इसरार खान साहब, आपने देखा होगा कि इससे पहले फैसलाबाद की आवाम बहुत नाराज़ रही है मुस्लिम लीग नून से। आपने देखा होगा कि ये गढ़ है, लेकिन अब मौजूदा सिचुएशन आपने ज़मीनी इंतखाबात में भी देखा है कि फैसलाबाद की नाराज़गी दूर हुई है। अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जो वादे किए गए हैं ना उन्हें निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। पार्किंग प्लाज़ा फैसलाबाद की अहम ज़रूरत रहा है और मैंने देखा है कि अरसा दराज से सिर्फ हम ये बातें ही सुनती हुए नज़र आ रहे हैं या दिखाई दे रही हैं कि अब शायद पार्किंग प्लाज़ा शहर को मिल जाए। इस हवाले से बताइएगा कि ये हुकूमत की तरजीहात में कहाँ तक शामिल है? एक तो है जी हुकूमत की तरजीह और एक है हम सब दोस्तों की या अपनी ज़ाती तरजीह।
मेरे तो आप कह रहे हैं दिल के बहुत करीब है वो प्रोजेक्ट, क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेरे वालिद साहब ने नूरुल अमीन मेंगल साहब को कहकर, उनके साथ मुशावरत कर कर उस मेयर हाउस जो था, जो एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, एक जमात तो ये वादे और दावे करती थी कि हम बड़े बड़े महल गिरा के यूनिवर्सिटियाँ या को पब्लिक उस बेनिफिट की कोई चीज़ बनाएंगे। हमने तो वो इस शहर में करके दिखाया। वो इतना बड़ा मेयर हाउस था, इसका कोई फ़ायदा नहीं था, उसको हमने गिरवाया। उस वक्त एक बड़ा जामे प्लान बना कि वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनेगा, उसकी जो बेस है वो बन चुकी है। उसका हमने ये तय किया था कि ऊपर कुछ फ्लोर कमर्शियल होंगे और उसके ऊपर फिर पार्किंग होगी, तो सेल्फ सस्टेनेबल एक प्लाज़ा होगा। तो उस प्लाज़ा हमारे तो दिल के ही बहुत पास है और शहर की ज़रूरत भी है। तो उसके अंदर ये है कि वो अब इसको क्लब कर दिया गया है मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ ही। तो वो मेट्रो के फंड्स के साथ ही उसके फंड्स आएंगे और वो उसके साथ ही वो कंप्लीट हो जाएगा। मगर अभी भी वो पूरा यूटिलाइज हो रहा है, उसको फुल कैपेसिटी होती है और बिल्कुल ज़रूरत है। और एक पार्किंग प्लाजा की नहीं, पार्किंग प्लाजाज की ज़रूरत है, और ख़ुसूसन 8 बाज़ारों के इर्द गिर्द। एक तो ये हमने जगह आइडेंटिफाई की थी, उस वक्त हमने एक जगह जो कचहरी बाज़ार के साथ जो पुराना जैलघर होता था उसके पास भी एक प्लॉट पड़ा, एक वो हमने आइडेंटिफाई की थी। एक हमने अमीनपुर बाज़ार के अंदर एक बहुत मशहूर एक वो दुकान है छम्मा दाल चावल, उसके साथ एक प्लॉट पड़ा है, हमने वो आइडेंटिफाई किया था फॉर पार्किंग। और उसके अलावा जो आपकी रेलवे लाइन के साथ है, बाहर वाली साइड है, वहाँ भी हम पार्किंग प्लाजा बना सकते हैं। तो ये सारी जगह, ये जितनी जगह हैं ये आइडेंटिफाइड हैं। अब हमारा हिम्मत है, हमारा ज़ोर है कि हम जितना लगा लें कि ये सारे प्लाजे कम से कम इन 3 साल या 4 साल इस गवर्नमेंट के जो रह गए उनमें हम बनवा लें, क्योंकि शहर की ब्यूटिफिकेशन पे तो हम काम कर रहे हैं, मगर वो ब्यूटिफिकेशन अधूरी रह जाएगी अगर ये प्लाजाज ना बने। तो हम इसके पीछे बिल्कुल हम खड़े हैं इन प्रोजेक्ट्स के पीछे, और इंशाल्लाह ये वाला पार्किंग प्लाजा जो चिन्योड़ बाज़ार के बाहर है वो तो इंशाल्लाह इस साल के अंदर अंदर ज़रूर बनेगा। तो जो बाकी जो मैं आपको साइट्स कही हैं, मैंने आपको जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, हर बंदे को पता है कि ये साइट्स अवेलेबल हैं और हैं भी आइडेंटिफाइड, उन पे भी हम चाहेंगे कि काम तेज़ी से हो। और जो अब पहले तो हम उस हल्का से वो करते थे जिद्दोजहद, मगर अब जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं हमारे दोस्त, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इसके लिए अपना रोल प्ले करें। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि पार्किंग एक ऐसी ज़रूरत है, अगर हम देखेंगे कि हमारे ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो तरतीब से हो। और वैसे भी ये बात की जाती है कि अगर किसी कौम का नज़्म व ज़ब्त देखना है तो देखिए कि वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल किस तरह से, ट्रैफिक के मामलात कनेक्टेड होते हैं पार्किंग के साथ। फर्दर भी जी फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टेशन का मसला किसी हद तक हल होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन ये ज़रूरत अभी भी कुछ ना कुछ गुंजाइश है, इसमें लीवरेज है। आवाम ये बात करती हुई दिखाई देती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है इसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ पर हम देखते हैं कि लोग कारोबार की गर्ज से भी आ रहे होते हैं, एजुकेशन की गर्ज से भी आ रहे होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे शहर की पहचान जो है, इसकी डेवलपमेंट अगर बेहतर तरीके से हो जाए, एक राइट समत में चला जाए, तो हम देखेंगे कि कारोबार में भी तरक्की हो रही है। पार्किंग प्लाजा के हवाले से हम बात कर रहे थे अब्दुर्रहमान। अगर हम पार्किंग के हवाले से बात करें तो पार्किंग प्लाजा आपने देखा होगा कि 10 से 15 साल हो गए कि फैसलाबाद में कोई भी पार्किंग प्लाजा के हवाले से उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। इस मसले की वजह से कारोबारी तबका कितना मुतासिर है, शहरी कितने मुतासिर हो रहे हैं, बताइएगा। उमर खान साहब ने बड़ा डिटेल से ये बताया है कि कहाँ कहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हुई है, कहाँ पे हो भी रही है। जो एक पार्किंग प्लाजा बनाया था अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तो चल रहा है, लेकिन ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए, क्योंकि 8 बाज़ारों में मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद में रोज़ाना बाइकर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, रिक्शाज आते हैं, मुख्तलिफ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। अभी तो ब्यूटिफिकेशन चल रही है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर हम 1 साल पहले चले जाएँ तो ये शायद लाखों की तादाद में हो, रोज़ाना इतना उधर रश होता है। तो बिल्कुल ये हर बाज़ार में एक एक पार्किंग प्लाजा तो ज़रूर चाहिए ताकि बाइक्स गाड़ियों की खपत हो सके। सबसे ज़्यादा इशू महविश उधर ये होता है कि जो पार्किंग बनाई गई है गैर कानूनी, अब वहाँ पे ओवर चार्जिंग होती है, इस वजह से लोग फिर उधर नहीं आते, क्योंकि जो एफएस पार्किंग है वो 40 रुपये गाड़ी की और शायद 20 रुपये बाइक के लेती है।
तो जो प्राइवेट पार्किंग है वो 100 रुपया बाइक का और 200 रुपया गाड़ी का लेती है, तो ये फिर लोगों को बड़ा मसला बनता है। सरकारी अगर आ जाए एफएस पार्किंग के पास हो, गवर्नमेंट के पास हो, तो फिर तो ये बड़ी मामूल की फ़ीस है और ये लोग देते भी हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में देते हैं। तो यहाँ पे मसला आ रहा है कि अगर सरकार अभी पार्किंग प्लाजे नहीं बना पा रही, तो जो गैर कानूनी पार्किंग है कम अज़ कम उनको तो ख़त्म किया जाए, ताकि जो लोगों की ओवर चार्जिंग है उससे जान छूटे, रोज़ की लड़ाइयों से जान छूटे। और या जो लोग इस वजह से महज कोहिनूर या दूसरे इलाकों में जा रहे हैं वो 8 बाज़ारों तक महदूद रहें। ताहम ये बड़ा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ब्यूटिफिकेशन ऑफ 8 बाज़ार, जहाँ से ग्रीन बेल्ट्स होंगी, खूबसूरत होंगे, पौधे दरख्त लगेंगे, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का तासुर बनेगा और साथ में बिज़नेस भी चलता रहेगा, लोग टूरिस्ट भी आएंगे वहाँ पर। लेकिन अब्दुर्रहमान अभी जो 8 बाज़ारों के ताजिर हैं वो ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारा कारोबार बड़ा मुतासिर हो गया है, लोग 8 बाज़ारों का रुख नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें भी देखना ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। उमर साहब तो उसी इलाके के, इनके लिए तो ज़्यादा, इनका तो सबसे ज़्यादा स्टेक दाव पे लगा है क्योंकि उन्होंने वोट उन्हीं से लेने हैं। तो ये एक्चुअली मसला जो ताजरों का फिर होता है ना, टैक्स लग गया, ये हो गया, वो हो गया। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी मुतारफ़ करवाती है तो वो बड़ा सोच समझ के पूरी प्लान की जाती है, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं मुतासर होते हैं या नहीं भी होते, लेकिन प्रोपोगंडा बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। जैसे ये कई बार कई ब्रिज बनने होते हैं तो ये ताजरों की वजह से नहीं बनाए जाते और बाद में रियलाइज़ होता है कि ये प्रोजेक्ट अब महंगा हो गया, ज़रूरी भी था और महंगा भी हो गया और हमने इतनी डिले किया और अब इसका ये नुकसान हुआ है। तो ये बहरहाल फिर वो, और ये आप एक चीज़ जहन में रखें, ये रोड्स बन रही हैं ना अभी फैसलाबाद की, बहुत अच्छी बात है, बड़े सालों के बाद बन रही हैं। तो जहाँ से ये रोड्स बन रही हैं उन दुकानदारों को भी बड़ा मसला होगा कि ये क्यों बन रही हैं, हमारा कारोबार ठप हो गया, फलां हो गया, ढमकान हो गया। तो ये ताजरों की या लोगों की आदत बन चुकी है कि किसी भी होते हुए काम में भी कीड़े डालना, निकालना, और जब नहीं हो रहा तो तब भी जो है वो तब भी बात करना कि शहर में ये ज़रूरी है, डेवलपमेंट नहीं हो रही। उमर इसरार खान साहब से इसी सवाल पे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ। हमने देखा है और हम बड़ी दफ़ा ये बात करते दिखाई देते हैं कि 8 बाज़ार फैसलाबाद का इम्पॉर्टेंट हब है, इन दी टर्म ऑफ बिज़नेस, टूरिज़म पॉइंट भी से माना जा सकता है, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ पर बहुत हैं क्योंकि आप उस हल्के से वाबस्ता हैं। तो आप कहीं ना कहीं ये समझते हैं या सोचते हैं कि हमें बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ के मुशावरत करनी चाहिए या हो भी रही है? सबसे पहले तो ये है कि मैं, जिन लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को तो पता है कि मैं उन 8 बाज़ारों के हम रिहायशी भी हैं, हम वहाँ से वोट भी पहले ले चुके हैं, अब वो हल्के से निकला है, मगर रहता मैं अभी भी उधर ही हूँ और आज भी उधर से ही आया हूँ। तो मुझसे बेहतर तो आपको क्या ही हम बता सकते हैं, हम पे तो वो आप बीती है। एक तो बात है कि जो अब्दुर्रहमान भाई बात कर थे, एक टर्म है उसको कहते हैं रेजिस्टेंस टू चेंज। जब भी हमको तब्दीली लेके आते हैं ना, लोग उसको रेजिस्ट करते हैं। 90% लोग दे डोंट लाइक टू चेंज, वो अपने हर रोज़ जिस रास्ते से जाते हैं, जो वो काम कर रहे हैं वो वही करना चाहते हैं। जहाँ तक आपने बात की है ताजरों की, ताजरों के अंदर 2-3 मैं उसके अंदर आप करता हूँ उसकी बाइफर्केशन। एक तो ये है, एक तो वो ताजर हैं जो वाकई ही ताजर हैं और जिन्हें वाकई ही एक प्रॉब्लम है और वो स्टेक होल्डर हैं। बेसिकली वो अपने कारोबार को बेहतर समझते हैं। हमें उन्हें अगर कॉन्फिडेंस में लेके फ़ैसले करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। दूसरा, एक हमारे वहाँ पे 8 बाज़ारों में कुछ काउंटर माफिया है, आप उसको कह लें तजावज़ात का एक माफिया है, जो लोगों से आप कह लें कि वहाँ पे कोई काउंटर या थड़ा लगाने के पैसे लेते हैं और जो कि बिल्कुल किसी सरकारी एहलकार के साथ मुलव्वस होने के साथ मुमकिन नहीं। अब जब उन लोगों को भी हुकूमत ने हाथ डाला है, अफसरान बाला ने हाथ डाला है, वहाँ चेंज किया है, तो वो भी एक रेजिस्टेंस टू चेंज है। तो तजावज़ात के हक़ में हम बिल्कुल नहीं हैं, ना ताजरों को होना चाहिए। और जो जेन्युइन ताजर हैं वो हैं भी नहीं, उनकी कुछ जेन्युइन डिमांड्स हैं कि अगर ब्यूटिफिकेशन करनी है तो हमसे पूछ लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। और वो हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को ऑन बोर्ड कर उनसे मशवरा कर किया जाए। 3 तंजीमें हैं, उन तीनों तंजीमों को बिठाया भी गया डीसी साहब के साथ, और हम में से कोई बंदा उसके अंदर नहीं, आप समझे, बैठा। तो वो लोगों ने ही डायरेक्ट डील किया है और अब कदरे वो मुतमईन हैं कि जो हो रहा है वो बेहतर है। और मगर मैं एज अ रिहायशी, कुछ रिहायशियों के भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं, ज़ाहिरी बात है कि इतने तो हम कमज़ोर नहीं कि हमें मीडिया पे आके अपील करनी पड़े। मैं तो वो डायरेक्ट अफसराने बाला से हम बात करते हैं कि जो रिहायशी हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है जब ट्रैफिक अंदर आनी जानी बंद हो जाती है,
किसी की कोई एमरजेंसी है, कोई हॉस्पिटल जाना है, किसी के घर में कोई शादी है, तो उनके मेहमानों का, उनकी गाड़ी का, मोटरसाइकिल का अंदर आना जाना महाल हो जाता है। मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूं, मेरे पास तो ऐसे अरेंजमेंट हैं कि मैं गाड़ी अंदर नहीं भी लेके जाऊं तो मेरे पास मेन रोड पे जगह है, मैं वहाँ गाड़ी पार्क करके वहाँ से गुजर के और पीछे चले जाता हूँ। मगर जो आम एक वहाँ के रिहायशी, उनको ये बहुत प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम भी पार्किंग से हल हो सकती है, अच्छे मैकेनिज्म से हल हो सकती है। वैसे उमर साहब वो रेजिडेंस उसमें रखनी ज़रूरी है, इतना कमर्शियल हब है? सर बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो या तो ये वो कह दे कि उस इलाके में रिहाइश नहीं रखनी, तो रिहाइश तो ये है कि या तो वो उसको नॉन रेजिडेंशियल एरिया डिक्लेयर कर दें, तो फिर तो हम भी मजबूर हैं बाहर जाने पर। मगर उस 8 बाज़ारों की भी एक अपनी रौनक है, और आप समझिए कि हमारा भी दिल नहीं लगता उधर के। आपने देखा होगा कि वहाँ पर बहुत बहुत पुराने और कदीमी घर हैं, लोग बहुत फैमिलीज अरसा दराज से वहाँ पर रहती आई हैं, तो अपने आबाई घर को छोड़ना आसान भी नहीं होता। नहीं, वो भी है। और देखें, जो आपको जो 8 बाज़ार नज़र आते हैं, ये वो नज़र आते हैं जो मेन बाज़ार हैं, उनकी जो अंदर गलियाँ हैं, जो अंदर जगह अभी भी लोग रह रहे हैं। और हमारे साथ तो आप समझिए कि हम तो उनके साथ पले बड़े हैं, हमारा तो वो फैमिली की तरह है, तो उनके साथ जब मिलते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि यार कोई बीमार हो जाए हम जा नहीं सकते। अभी एक मेरे वो पड़ोस में उनकी शादी थी, तो यकीन करें कि वो उनके घर की सारी वो औरतें बच्चियाँ वो पूरा वो तैयार होकर और सब पूरे बाज़ार में से गुजर के तो बाज़ार के कॉर्नर पे आके तो किसी कन्वेंस में बैठ के तो वो शादी पे गए हैं। तो वो उसके लिए हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए कि उसका हमको हल करें। बाकी मैं समझता हूँ ब्यूटिफिकेशन अभी हो रही है, ये जब होगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद ही इसका हम कुछ बता सकते हैं कि इसका अच्छा इफ़ेक्ट आया या बुरा इफ़ेक्ट आया। मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि नीयत हमारी साफ़ है, हमारी नीयत कतन किसी भी हुकूमत की, ये हमारे ताजरों को भी इस चीज़ का यकीन होना चाहिए, किसी भी हुकूमत की ये कोशिश नहीं होती कि किसी ताजर का कारोबार ख़त्म कर दें। उनका कारोबार चलेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट चलेगी, एक्सचेकर चलेगा। तो उनकी बेहतरी के लिए एक ये इक़दाम हमने किया है कि माहौल अच्छा हो, फैमिलीज़ आएँ, ख़रीदारी करें, एक रिस्पेक्टेबल तरीके से करें। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में बहुत सारा लोग जो हैं अब फैसलाबाद को विज़िट कर रहे हैं, एज अ टूरिस्ट पॉइंट भी हम फैसलाबाद को प्रमोट कर सकते हैं। तो 8 बाज़ारों में फॉरेनर्स हों या कोई भी लोग हो जो कि फैसलाबाद से बाहर से आ रहे हैं, वो लाजमी 8 बाज़ारों को विज़िट कर रहे होते हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान, वहाँ पर एक चीज़ जो है ज़रूरत मैंने महसूस की, वहाँ पर जो शटर बस सर्विस है वो भी मेरे ख्याल से ना होने के बराबर है। महज 2 से 3 जो है शटर सर्विसेज वहाँ पर बस की टर्म में मौजूद हैं, तो ये ज़रूरत भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक्सपैंड होने की ज़रूरत है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही, ये उमर साहब और मैं इसको हाईलाइट भी मज़ीद कर देंगे। ताहम अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए वैसे वो अवेलेबल होती है, मैंने देखा है अक्सर फैमिलीज़ यूटिलाइज़ भी कर रही होती है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि हर बाज़ार में अगर एक हो, आ रही जा रही हो, तो फिर ये ज़्यादा बेहतर हो जाता है। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी ये बड़ा ज़रूरी है कि जो गैर मुल्की वहाँ पे आ रहे हैं वो जब विज़िट्स करते हैं, तो ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पास एक बार कनाडा से लोग आए हुए थे, तो वो हैरान रह गए देख के। उसका ये कहना था कि मैंने कितनी दुनिया घूमी है, कचहरी बाज़ार से हम पैदल गए थे घंटा घर, तो वो कहता है इतने इंसान मैंने इकट्ठे नहीं कभी देखे दुनिया के किसी बाज़ार में। मतलब चल रहे हैं पैदल, तो पैदल चलना भी दुश्वार हुआ पड़ा है। मतलब इतना वो कह रहा था कि मैंने कहीं हजूम इकट्ठा नहीं देखा। बड़ा हैरान हो रहा था कि ये कैसा कारोबारी मरकज़ होगा और यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा। तो इसी बात को मैं आगे ये भी कह दूँ कि ये गवर्नमेंट की जानिब से ये तनकीद या मुख्तलिफ़ हलकों की FBI की जानिब से भी होती है कि वो 1 लाख प्लस लोग कारोबारी उधर मौजूद हैं जो दुकानें या अपने, लेकिन टैक्स नहीं आता। बिल्कुल ठीक है, आपने बात की है कि 8 बाज़ारों में हमने देखा है कि टैक्स के मामलात भी बहुत सारे डिस्टर्बिंग है, जिसपे हम देखते हैं कि FPR को भी थोड़ा सा मौसर तरीके से काम करने की ज़रूरत है। फर्दर भी 8 बाज़ारों और फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं फैसलाबाद के मसाइल के हवाले से। एक बड़ा बुनियादी और अहम मसला है जो कि हम अक्सर औकात देखते हैं कि फैसलाबाद के लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि फैसलाबाद में महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी जो है वो फैसलाबाद में ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन द टर्म ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर दिखाई दे रही है। ये बात करते हैं फैसलाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट, ये बात करते हैं फैसलाबाद की आवाम। हुकूमती सतह पर फैसलाबाद को रिलीफ देने के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए, महंगाई की शरह को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? उमर इसरार खान साहब, इस पर थोड़ा सा आप हमें बता दें। महंगाई के साथ तो मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता। आप सब्जियों की कीमतें देखें, आप बाकी चीज़ों की कीमतें देखें, जो किसान है उसको तो आप कहेंगे इस दफ़ा तो लॉस हुआ है। हम खुद थोड़ा बहुत हमारा रकबा है उसके ऊपर हम काश्त करते हैं, सब्जियों का तो रेट ही नहीं है, तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो अशिया खुर्दो नोश है वो फिर भी कदरे पहले से सस्ती भी हुई हैं और अंडर कंट्रोल भी हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है वो एक आपका जायज़ आपकी एक बात है, और वो शहर के इंडस्ट्रियलिस्ट जितने हैं उनकी भी एक जायज़ बात है। इंडस्ट्री इज़ स्टिल स्ट्रगलिंग, और उसकी जो वजूहात हैं वो हमारे शहर की किसी पॉलिसी की वजह से नहीं है, वो एक हमारी ओवरऑल मुल्की पॉलिसी और आप कह रहे हैं इंटरनेशनल जो फ्रेमवर्क है जिसमें अब वो चल रहा है उसमें है। मगर फिर भी पहले की निस्बत ऑन ट्रैक आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, मगर जो एक किसी दौर में होती थी इंडस्ट्री वो हम बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगा कि वो है। मगर उसके अंदर अगर आप इंटरनेशनली देखें जो हमारी हुकूमत ने किया है कि इंडिया वो ट्रेड डील अमेरिका से नहीं ले सका जो हमने ली है। उन्होंने इंडिया पे टैरिफ्स लगाए हैं, हम पे उन्होंने कोई नया टैरिफ नहीं लगाया, हम वहाँ के वहाँ ही खड़े हैं। उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि हम कम्पीट इस रीजन में इंडिया से करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि हम तो टेक्सटाइल का वो आप कह लें मुल्क है, या चाइना से करते हैं, चाइना पे भी लगा मगर हम पे नहीं लगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं, फिर पहले भी पिछली हुकूमतों ने भी, और उससे पहले हमने उसको इनिशिएट किया, उसके बाद वो दीगर उनमें रहता है। जो हमारे पास GSP प्लस का जो स्टेटस है फॉर यूरोप वो भी अभी तक बरकरार है। तो अब तो थोड़ा बहुत हमारे, मगर एक प्रॉब्लम जो मैं भी समझता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट, अब मैं माशी को एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी जो हमारे हैं वो रियल इस्टेट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री तो चला ही नहीं रहे। जब तक मैं लेटेस्ट मशीनरी जो गवर्नमेंट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो लेके नहीं आऊँगा, अगर मैं 40 साल पुरानी मशीन से एक्सपोर्ट करना शुरू करूँ तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इसकी एक्सपोर्ट होगी। जो बड़े इदारे हैं जो नई मशीनरी लेके आए हैं उनकी एक्सपोर्ट अभी भी अच्छी है। अब मैं पता नहीं आपका ये इदारा, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, 5, 6, 10 इदारे फैसलाबाद में ऐसे हैं जिनके लिए लोग हमें सिफारिशें कराते हैं कि वहाँ हमें नौकरी करा दें, और उसकी वजह ये है कि उनका काम चल रहा है, वो लेटेस्ट मशीनरी लेके आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। 90% तो इंडस्ट्रियलिस्ट अब कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उनका इंडस्ट्री से ताल्लुक क्या रह गया? जब तक आप लेटेस्ट, ये बात भी तो है ना कि हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पे मैं बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि ये बात बड़ी अच्छी है, आहिस्ता आहिस्ता हम सिंगल डिजिट पे भी चले जाएंगे। लेकिन महंगी बिजली ये इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर रही है। हमने देखा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस ज़रूरत को महसूस भी करते हैं, और उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये बात की है कि बिज़नेस कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन ये बिजली के रेट कब हम देखेंगे कि कम होते हुए दिखाई दे? बिजली का रेट अभी तो मेरा ख्याल है कुछ टैरिफ में कमी आई है, और बिजली का जो रेट है उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, क्योंकि अब वो भी एक फिर एक डिटेल्ड बहस है। वो ये है कि हमने जो उस वक्त जब 2013 से 2018 का दौर था मुस्लिम लीग नून का, जिसके अंदर आपके बिजली के बहुत बहुत बड़े इधर कारखाने लगे, और अपनी कैपेसिटी से हमने दुगना कैपेसिटी लगाई, और अब हमें लोग कहते हैं कि अब वो कारखाने जो हैं वो अब वबाल जान बन गए इस गवर्नमेंट के लिए। हमने कोई बिल्कुल कोई गलत फ़ैसला नहीं किया था। उस वक्त जो आपके मुल्क की ग्रोथ थी वो 5% से ऊपर थी GDP की। अगर उस ग्रोथ को देखा जाए तो आज वो बिजली कम पड़ जानी थी। वो ग्रोथ किन वजूहात से रुकी, फिर कौन कौन लोग यहाँ आए, सियासत में ऐसा क्या हुआ कि मुल्क आगे जाने की बजाय पीछे चले गया, और अब वो जो प्रोजेक्ट हैं उन पर कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ती हैं जिसकी वजह से बिजली ज़्यादा है। तो वो उसमें आप कह लें कि हमने तो एक नेक नीति के साथ अगले 5-10 साल को देखकर प्लानिंग की थी, मगर हमें नहीं पता था कि यहाँ पर एक मुंतखब हुकूमत को इस तरीके से घर भेजा जाएगा, और उसके बाद वो सब कुछ डीरेल हो जाएगा, इंडस्ट्री आगे जाने की बजाय पीछे जाएगी, और बिजली की ज़रूरत बढ़ने की बजाय फिर कम हो जाएगी। तो बहरहाल उसको जो जहाँ कैपेसिटी पेमेंट्स होती थी इन टर्म्स ऑफ जो ऑयल बेस्ड जो प्लांट्स थे, उनके अंदर हम अपने इदारों का ही बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि, और हम बार बार नाम ही नहीं लेते उन इदारों का इस घबराहट से कि पता नहीं वो इंडिया के इदारे हैं। बिल्कुल अफवाज पाकिस्तान ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने
उन्होंने अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके उन इदारों को कहा कि आपने बहुत साल हो गए हैं कैपेसिटी पे, उन इदारों के साथ हमने वो मुआहदे ख़त्म किए हैं उनकी कैपेसिटी पे, उसकी वजह से बहुत सारा इफ़ेक्ट आया है, बिजली के रेट नीचे आए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मगर सारी कोशिश हुकूमत की नहीं होती। जो आपको रिक्वेस्ट कर रहा था वो ये है कि इंडस्ट्रियलिस्ट को भी चाहिए कि वो भी नई टेक्नोलॉजी जिद्दत लेकर आएँ, वो मशीनरी लेकर आएँ जो बिजली कम खाती है, एफिशिएंट है, कम देर में ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाती है। मैं ट्रांसपोर्ट के काम से मेरा ताल्लुक़ है। जो आज से 20 साल पुरानी बस है वो अगर 100 लीटर में लाहौर पहुंचती है, तो जो 6 करोड़ की नई बस है वो शायद 80 लीटर में लाहौर पहुंचती है। तो ये वो आपने कॉस्ट एफिशिएंसी और अपनी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट आपने मेंशन किया, वो पहले ही कम अब हो रहा है और हम उसे और नीचे लेके जाना चाहते हैं, बट उसके लिए एक तो मुस्तकिल मजाजी हमारी और इंडस्ट्री, वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे, उनको अपनी हुकूमत पे एतबार और अपनी इंडस्ट्री पे भी एतबार करना पड़ेगा कि हम इसे चलाएंगे और ये चलेगी। प्राइवेटाइजेशन आपने देखी है, हम प्राइवेटाइजेशन की है। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो ये लोकल इन्वेस्टर थे सारे, जो उन्होंने वो आरिफ हबीब साहब के जो कंटोशियम ने ये PIA को लिया है, तो ये भी एक हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का उनका कॉन्फिडेंस है हमारी हुकूमत पे कि उन्होंने इस तरह का इदारा इतना वो आप कह रहे लॉसेस के साथ इतनी अच्छी प्राइस पे उन्होंने लिया, क्योंकि वो ये उम्मीद रखते हैं कि इस गवर्नमेंट में हमें सपोर्ट भी मिलेगी और वो इस इदारे को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। तो हम तो जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं, बट ये कोशिश है और ये जारी रहेगी। हमारी नीयत में शक नहीं होना चाहिए। मिस्टर खान साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब भी हम तब्दीली का नाम लेते हैं, चेंज का, इनकलाब की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ हुकूमत जो है अपना रोल प्ले नहीं करती हुई दिखाई देनी चाहिए। उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उन्हें भी इफेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। हमारे जो शहरी हैं, अगर फैसलाबाद के हवाले से बात करें, बात हम करते हैं कि फैसलाबाद शहर में इस चीज़ की कमी है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। तो हम ये देखें कि जब कोई ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम आता है तो क्या हम उसे संभाल के रख पा रहे हैं? बीइंग अ सिटीज़न हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। तस्वीर के दूसरे रुख पे भी सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद शहर के मसाइल के हवाले से अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि पीने का साफ़ पानी बड़ा बुनियादी और अहम मसला है। इस इशू को आप किस तरह से देखते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है इस मसले पर? ये ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान का मसला बना हुआ है कि यहाँ पर पीने के साफ़ पानी की फराहमी कहीं पर भी जो है वो 100% नहीं है। लोगों को प्राइवेट पीने का पानी पीना पड़ता है लेके, और काफ़ी ये एक्सपेंसिव जो है वो चला जा रहा है। जैसे अभी जो लोग फ़िल्टर का पानी लेते हैं वो 40-50 रुपए का कैन पड़ता है, और एक आम फैमिली सर्दियों में एक कैन या गर्मियों में 2-3 कैन लेती है, तो ये महीने का 3-4 हज़ार खर्च हर फैमिली पे पड़ रहा है, जो इतना ज़्यादा फील इसलिए नहीं होता कि ये रोज़ाना की बुनियाद पे होता है, लेकिन अगर टोटल निकाला जाए तो काफ़ी बड़ा हुजम बन जाता है। ये एक बार में कॉरपोरेशन ने प्लान किया था जब नून लीग का ये बलदियाती सिस्टम था कि हर यूसी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद समझ नहीं आई कि वो ख़राब हो गए, उनकी देखभाल नहीं हुई, कॉरपोरेशन ने टेक ओवर नहीं की और फिर उसके बाद बंद हो गए। और एक आम प्लांट से कुछ 10,000-20,000 लोग रोज़ाना इस्तेफ़ादा करते थे और ये फ्री होता था। तो ये जो रूटीन में अब पानी जो नहर के इर्द गिर्द गैर कानूनी मोटर्स लगी हुई हैं वहाँ से भर के जो दिया जा रहा है, ये पीने का साफ़ पानी नहीं है। ये भी हालांकि पैसे लेते हैं, लेकिन ये लोगों को बीमारियों में भी मुब्तला करता है और कई तरह के इश्यूज पैदा होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब भी हम बात करते हैं पानी के, पीने के साफ़ पानी के हवाले से, वासा के हवाले से, तो यहाँ पर शिकायतें भी बहुत सारे शहरी करते हुए दिखाई देते हैं। हुकूमत इस चीज़ को किस तरह से देख रही है? फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है वो इन तमाम मसाइल पे कितना इनएक्शन है, इस पर बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले फैसलाबाद में पीने के साफ़ पानी के हवाले से एक अहम और बुनियादी मसला है, और इस पे हमने देखा है कि आवाम बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखती है कि फैसलाबाद में पानी का, पीने के साफ़ पानी का निज़ाम जो है वो बेहतर होना चाहिए, सेवरेज के मसाइल नहीं होने चाहिए। बहरहाल इस पर फैसलाबाद की आवाम की जानिब से बड़ी दफ़ा एहतजाज भी होता हुआ दिखाई दिया है। सेवरेज के इशूज़ के इलाके में मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। सबसे पहले जैसे कि जहाँ पर ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीने के साफ़
साफ़ पानी के हवाले से। इस मसले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या क्या मसाइल का शिकार है फैसलाबाद की आवाम, और हुकूमती सतह पे या फैसलाबाद की इंतज़ामिया इस मसले को हल करते हुए क्या रोल प्ले करके दिखाई दे रही है? महविश देखिए, जो वासा है वो पूरे फैसलाबाद तक 100% नहीं पहुंच पा रहा ना। जो लोग पैसे देते हैं या जो उनके क्लाइंट है या कनेक्शंस हैं वो शायद 50% तक है, और जो 50% तक हैं वहाँ से जो पेमेंट्स हैं वो शायद 25% तक कलेक्ट होती हैं। तो ये बड़ा मसला है कि लोग वासा की फैसिलिटी को मुफ्त इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं ये जैसे सुथरा पंजाब के हवाले से अब चल रहा है, अरबों पे लग रही है कूड़ा उठाने पे, और जब भी लोगों पे फ़ीस लगाने की बारी आती है तो फिर वो लोगों के रिएक्शन के डर से हुकूमत पीछे हो जाती है। और ये जब 2012-13 में कंपनी बनाई थी शहबाज शरीफ ने बतौर सीएम, तब ये डिसाइड किया गया था कि फ़ीस लेनी है, और 12 सालों में अभी तक गवर्नमेंट इस पे क्लियर नहीं हो सकी। कितने सीएम आए, कितने गए। अभी मरीम नवाज़ साहबा भी ये करना चाहती हैं, लेकिन ताहम लोगों के रिएक्शन से फिर वो पीछे हो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला होता है कि आपने जब कोई सर्विसेज देनी है तो उस पर ज़ाहिर सी बात आपकी कास्ट आ रही है, मुलाजमीन की, डिपार्टमेंट की, गाड़ियों की, मशीनरी की, और स्पेशली वासा जो पानी आपने दोबारा से फ़र्ज़ करें चिन्यूट से आ रहा है, फ़र्ज़ करें सत्याना से आ रहा है, किसी नहर से आ रहा है, तो प्रोसेस करना है, उसके बाद मिनरल से इस्तेमाल होने हैं, मशीनरी, तो ये बड़ा लंबा ख़र्चा होता है। अगर वो आप लोगों पे नहीं डालेंगे महज इस खौफ से कि रिएक्शन आएगा, तो उसका ये नतीजा निकलेगा कि वासा लोगों तक साफ़ पानी की फराहमी में कामयाब नहीं होगा। लोगों ने पानी पीना है, वो नहर का गंदा पानी पिएंगे, वो किसी ऐसे अननोन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का लेंगे पानी, पेड़ ही लेंगे जहाँ पे पता नहीं कितने मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पानी कब से उन्होंने अपने वो साफ़ किया या नहीं किया, या कितना हाइजेनिक है। तो ये बड़ा मसला है कि अब जितने 3-4 हज़ार ख़र्चा लोगों का पानी का बन रहा है एवरेज घर का, अगर इससे आधा वो वासा को बिल अदा कर दें तो वासा इस कैपेसिटी में होगा कि सारे शहरियों का साफ़ पानी उनकी घर की दहलीज तक पहुंच जाए। ये बड़ा मसला आ रहा है कि जो गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स पे, जैसे टैक्स बढ़ जाता है, सरकारी मुलाजमीन से लिया जाता है, लेकिन जो ही किसी इजाफी बिल की बारी आती है उसमें गोरो खोज शुरू हो जाता है, तो वो फिर वो बेल मुंडे नहीं चढ़ पाती कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। ये बड़ा मसला है। लोगों के हद तक ये इशू है कि वो पैसे नहीं देते, गवर्नमेंट का ये इशू है कि वो ज़बरदस्ती पैसे लेना नहीं चाहती, और इसके नतीजे में लोग जो है वो गंदा पानी भी पी रहे हैं और बीमार भी हैं। सीवरेज के मसाइल भी फैसलाबाद में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सेम अक्सर ये वो- बात हाँ। होती है कि फैसलाबाद की जो सीवरेज लाइंस हैं वो अरसे दराज से तब्दील नहीं हुई हैं। ये भी एक बुनियादी अहम मसला है। उमर इसरार खान साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हमने वाटर इशू के हवाले से बात की, सीवरेज के हवाले से बात की, तो मौजूदा हुकूमत इस चीज़ को किस तरह से देख रही है? फैसलाबाद में कोई बड़ा प्रोजेक्ट है इन दी टर्म ऑफ वाटर सप्लाई? क्योंकि वासा जो है फैसलाबाद की ज़रूरत को उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहा है, करना चाहे भी तो हम देखते हैं कि वसाइल जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं। तो इसमें डिफरेंट तरीके से हमें कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी कि ये मसला भी हल हो और तमाम शहरी जो हैं उनके मसाइल जो हैं वो एटलीस्ट एक क्लियर विजन के साथ हल होनी चाहिए। ये सबसे पहले तो ये है कि अभी चंद ही दिन पहले मिनिस्टर साहब आए थे, सीएम साहिबा ने हल्के वो हालांकि आना था, जिस लेवल का वो प्रोजेक्ट है, इट इज़ आई थिंक वन ऑफ वन इन पाकिस्तान, कि जो आप जो वेस्ट का जो पानी है उसको ट्रीट करके फर्स्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें उसको पीने के पानी में तब्दील किया जा रहा है, वो आपके जड़ावाला रोड के ऊपर जेल के पास वो है प्रोजेक्ट। शायद आपके चैनल ने भी कवर किया हो, मिनिस्टर साहब आए थे, तो वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो आप समझें कि वन ऑफ वन है इन दिस रीजन या शायद पाकिस्तान में। उसके बाद जो पुरानी खस्ता हाल वाटर रिजर्वॉयर्स थे, जो टैंकियाँ थी, तो वो आपने देखा है अब्दुल्लापुर के पास वो जो एक थी वो हमने चेंज की, डिमोलिश किया, वो नई बनी वो जायका के ताउन से। उसके बाद आपके जितने रेजरवॉयर हैं वो भी जायका के उससे कैपेसिटी उसकी एक मछली फार्म के पास वो बन रहा है, वो उसका पानी का रेजरवॉयर साफ़ पानी। तो ये प्रोजेक्ट्स तो हो रहे हैं, मगर जो ही ये जो बात वो कह रहे हैं अब्दुलरहमान भी कि एक तो लोग उसकी वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं इसको, वो उसकी ना कॉस्ट भरना चाह रहे हैं, और फिर अगर उन पानियों से उस पानी से उसका असल में पैसे लेने का मकसद ये होता है। बाहर की दुनिया में जहाँ पर ये होता है वहाँ वाटर मीटर लगे हुए हैं, जिस तरह बिजली के मीटर हैं। आपके जितना पानी आपने इस्तेमाल करना है और जितना पानी की निकासी होनी है घर से, दोनों पे मीटर लगे हैं, उस हिसाब से आपको बिल करना है। हम यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं, हम उसी पानी से गाड़ी धो लेते हैं, उसी पानी से
हम सारे काम कर रहे हैं, हम अपने, आपको पता है किस तरीके से हम वो पानी का बेदरेग इस्तेमाल करें, एक तो उसको भी रोकना चाहिए। और पब्लिक इतनी ज़्यादा है, कहाँ कहाँ तक वो गवर्नमेंट कोशिश करे, तो उसके अंदर मगर हमारी ये कोशिश होती है कि साफ़ पीने का पानी मिले। उसके लिए पैसे मुख्तस किए गए थे, पहले भी हमारी बात हुई कि अंग्रेज़ के दौर का वो ट्रंक सीवर है उसको चेंज कर रहे हैं, जंग रोड पर वो चेंज हो रही है मेन लाइन, वो अब आहिस्ता आहिस्ता इसका भी टेंडर हो जाएगा। हम इसको एक मेन सीवर लाइन ये इस इलाके के लिए, गुलिस्तान कॉलोनी है उसके अंदर, निगेबानपुरा है उसके अंदर, तारकाबाद है, हम चाहते हैं कि इसका जो इसकी जो मेन सीवरेज लाइन है पहले वो चेंज करें, उसके बाद फिर हम गलियों की चेंज करें। उसके लिए भी टेंडरिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो वो जो 12-13 अरब रुपया तब आए थे वो अब लग रहे हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो पानी का जो है, पानी का मसला तो आप कहें कि गवर्नमेंट को सूट करता है कि वो लोगों को साफ़ पानी दे, क्योंकि अगर साफ़ पानी देंगे लोग बीमारियों से बचेंगे, आपके हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम होगा, हॉस्पिटल्स पे बर्डन कम होगा तो और काफ़ी सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। तो वो साफ़ पानी देना सस्ता है बजाय उन लोगों को बीमार करके हॉस्पिटल लेके आना और फिर उन्हें ट्रीट करना। मेडिकल फैसिलिटी महंगी है, साफ़ पानी सस्ता है। तो उसके लिए भी हम कोशा हैं, और ये जो मैंने आपको 2-3 हुकूमती काविशें बताई हैं वो आपके सामने हैं। मगर लोगों से भी इल्तमास है, एक तो पानी ज़ाया मत करें, और अगर आपको कोई उसका वासा का है किसी चीज़ का जो बिल आता है, कुछ ज़्यादा भी नहीं आता, वो मेरा ख्याल है कि बहुत थोड़े से पैसे होते हैं, वो कम अज़ कम बाकायदगी के साथ दे दे, ताकि उस इदारे के पास वो वसाइल तो हों कि वो आपको सर्व करे। अभी जितने ये मैं आपको प्रोजेक्ट बताए हैं जायका के और बाकी सारे, ना ये लोन है ना ये कुछ है, ये एड है। अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी आपको बताने के लिए कि ये उन कौमों की खैरात है जो हम यहाँ लगा रहे हैं अपने लोगों पे, और हमें शर्म आनी चाहिए कि इतने वो आपके इतना हमारा बड़ा मुल्क है और वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, हम इतने करोड़ लोग हैं, क्या हम ये फैसिलिटीज़ अपने टैक्स दे के खुद भी नहीं बना सकते? बहरहाल उन मुल्कों का भी शुक्रिया है कि जो हमें बिल्कुल इसी तरह से उमर इस्रार खान साहब, साहब शहरी अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, हम देखेंगे कि हमारी ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो भी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कवानीन को हम पामाल करते हुए दिखाई देते हैं, उसकी वजह से माशरती तौर पे बहुत सारी बुराइयाँ बड़ी आम होती हुई दिखाई देती हैं। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हुकूमती सतह पर हुकूमत के वादे पूरे होना। बहुत शुक्रिया उमर इस्रार खान साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। प्रोग्राम में जी फर्दर भी हम सिंगिंग के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं आपकी सालगिरह, आपके इवेंट्स और आपकी सेलिब्रेशन के हवाले से। मैं हमेशा से ये बात करती हूँ कि आपकी बर्थडेज़, आपके इवेंट्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वजह होती है कि हम आपकी सालगिरह सिटी एट 10 में शामिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बर्थडे को, आपके इवेंट्स को हम सिटी एट 10 में शामिल करें, तो बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोज़ आप हमें व्हाट्सएप करें। आज की सालगिरह लिस्ट देख लेते हैं जी। आज आफाक अफजल सिंधु एडवोकेट जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग या वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, आप इसी तरह से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते रहें। देखते हैं ये आज की दूसरे बर्थडे की तरफ चलते हैं जी। सैयद नाद अली अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग या वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा से खुशियाँ इसी तरह से आती रहें। देखते हैं ये क्लिप। आज की तीसरी सालगिरह की तरफ चलते हैं। हाजी अहमद जान खान जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग या वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप इसी तरह से अपनी ज़िंदगी की हर सालगिरह अपनों के साथ सेलिब्रेट करते रहे। देखते हैं ये क्लिप। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं कुछ आवाज़ों के हवाले से। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती हैं। वो सीधा इंसान के जहन में, दिल पे सहर तारी करती हैं। और कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो पढ़े नहीं जाते, जो सीधा दिल पे उतर जाते हैं। एक अच्छा सिंगर और एक अच्छा शायर, मैं ये समझती हूँ कि वो माशरे में तफरीह के साथ साथ सोच विचार करने में, माशरे के जो सोशल एलिमेंट्स हैं, बुराइयाँ हैं, उन्हें कम करने में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। आज के प्रोग्राम में जी हम बात करेंगे मौसीकी के हवाले से।
फैसलाबाद के हवाले से मैं हमेशा बात करती हूँ कि फैसलाबाद की मिट्टी जो है वो बड़ी ज़रख़ेज़ है। यहाँ का जो टैलेंट है वो सिर्फ फैसलाबाद को पाकिस्तान में रिप्रेजेंट नहीं करता बल्कि ऑल अराउंड दी वर्ल्ड फैसलाबाद का नाम रोशन करता है। और इसके साथ साथ अगर हम पोइट्री के हवाले से बात करें, शायरी के हवाले से बात करें, तो शायरी अल्फाज का इजहार के साथ साथ माशरती मसाइल को उजागर करने का भी एक ज़रिया है। एक शायर क्या सोचता है, एक शायर क्या देखता है जब वो अपनी कलम से कुछ अल्फाज लिख रहा होता है, और वो अल्फाज महज लफ्ज़ नहीं होते, वो सोसाइटी को बदलने की ताकत रखते हैं। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ऐसी ही शख्सियात। तो सबसे पहले मैं खुशामदीद कहती हूँ शहजाद बेग साहब को। शायर भी हैं, अदीब भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं बेग साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सांवर ढिल्लू साहब ने, गुलकार भी हैं, और इनकी आवाज़ जो है माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है कि जहाँ भी जाते हैं अपनी आवाज़ से एक सहर तारी कर देते हैं। ये खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सांवर साहब आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, थैंक यू सो वेरी मच आप बुलाने के लिए। और जिस तरह से आप आर्ट की बात कर रही थी, बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमें जो है वो आर्ट की बात जो है उसी तरह से कंटिन्यू करनी चाहिए। थैंक यू सो मच सावल, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मैं हमेशा से ही बात करती हूँ कि फैसलाबाद बड़ा लकी शहर है, खुशकिस्मत है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक अदीब और शायर, सिंगर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी फैसलाबाद की बदकिस्मती के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में यंग टैलेंट जो है वो अपना नाम उस तरह से नहीं बना सकता, अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से नहीं है। इस पर शहजाद बेग साहब आप भी एग्री करते होंगे कि अगर हम देखें ना, फैसलाबाद में अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए ना एक शायर के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना सिंगर के पास हैं। तो बेग साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बहुत शुक्रिया। आप जिस सेहत की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अब वो ज़माना नहीं रहा। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। किसी भी घर में बैठा हुआ शख्स वन क्लिप के साथ सारी दुनिया में वायरल हो सकता है, अपनी आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचा सकता है। आप जिस सेहत की बात कर रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे सरकारी टीवी होता था और एक शख्स जो है वो दहाइयाँ गुजार देता था, 10 साल का अरसा गुजरता था, फिर अगली दहाई में जाता था कि शायद मुझे सरकारी टीवी पर मैं नज़र आ जाऊं। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। जहां तक नई नस्ल के हवाले से आपने बात की है, अब मैं जो देखता हूं कि तकरीबन दुनिया के किसी मुल्क में भी लाइलपुर का, फैसलाबाद का कोई शायर जो है ना, ये मौजूद ना हो, कोई गुलूकार मौजूद ना हो, ये नामुमकिन है। राहत की मिसाल आप ले लें, राहत। इसी तरह हमारी नई नस्ल के हवाले से नौजवान शोरा भी हमारी पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे। तो अब वो ज़माना पहले वाला नहीं रहा। आप यहाँ आपके सिटी 41 के हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो जो प्रोग्राम लोग देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम सारी दुनिया के साथ अटैच हैं। ये सोशल मीडिया का दौर एक ऐसा है कि अब शायरों के लिए बहुत आसानी इसने मुहैया की है। आपके चैनल के हवाले से फैसलाबाद में आपने जो जगह बनाई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी आपके यहाँ आता रहता हूँ और अपने दिल की जो बात है शायरों, अदीबों, दानश्वरों और अपने अहले शहर के कानों में ये मैं ज़रूर पहुँचाता हूँ। इस पर अमल कहाँ तक होता है ये आने वाले बंदे पर मुनहसर है। बिल्कुल इसी तरह से सावल साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ से पहले बात कर रहे थे, मैंने कहा कि अब म्यूज़िक के ट्रेंड बदल गए हैं। आपने देखा होगा कि हम अभी कोई सॉन्ग आता है वो महज 1 महीने के लिए हम सुनते हैं, उसके बाद वो पुराना हो जाता है। लेकिन अगर हम क्लासिकल सॉन्ग्स के हवाले से बात करें तो वो जिद्दत मुझे लगता है कि आज भी है। तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मैंने आपकी प्रोफाइल स्टडी की तो मुझे पता चला कि आपने हीर जो है, इससे पहले सिर्फ वो एक ही ट्यून में गाया जाता था, आपने बिल्कुल आपने डिफरेंट 5 टोन्स में वो प्रोड्यूस किया, कंपोज किया। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? सबसे पहले तो जो है वो आपने बात की फैसलाबाद की कि कितने सारे टैलेंटेड लोग जो है वो फैसलाबाद प्रोड्यूस करता है, वो थिएटर हो, वो जो है वो शायर हों, वो सिंगर्स हों। तो ये बिल्कुल बात एक हद तक ठीक है, जैसे बेग साहब ने भी कही कि आज सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लाहौर में और कराची में बैठे हुए काफ़ी सारे जो आपके हब्स हैं, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं बनिस्बत के आप फैसलाबाद में यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जब आप मूव करते हैं तो मैटर करती हैं। दूसरा, आपने ये कहा कि म्यूज़िक जो है वो आज का म्यूज़िक और उसकी लाइफ क्यों कम है। मैं और आप टाइम और स्पेस में ज़िंदा रहते हैं। जो पहले वाले लोग थे ना, जिनको मैं 80s के 90s के लोग कहता हूँ, जब मकान कच्चे थे और लोग सच्चे थे, अब इतना मतलब तेज़ी आ गई है कि हमें कोई भी चीज़ जो है वो बिल्कुल कुछ सेकंड्स के अंदर चाहिए।
और सब्र और तहम्मुल और किसी की गुफ्तगू को अदब से सुनना, संजीदगी से लेना, ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हमारी ज़ात से कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं। जिस जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसको हम जेन ज़ी अल्फ़ा भी कहते हैं, कि ये वो जनरेशन है कि जिसको कुछ सेकंड्स के अंदर फेम चाहिए, उसके बाद कुछ नया चाहिए। इंसानी फितरत तो है ये अज़ल से, लेकिन जो पहले के लोग हैं जिनके आपने जिक्र किया, उसके अंदर आप पोइट्री ले लें, वो अमर थे। आप नुसरत साहब अगर आप लिखें, जो गाने वाला है वो अमर है, जो लिखने वाला वो अमर है, जो कंपोज़र है वो अमर है। उसकी रीज़न ये है कि अपने काम के साथ इतनी प्योरिटी है, इतनी लॉयल हैं वो, कि उनको ये था कि हमने दुनिया में, अल्लाह ने हमें जिस काम के लिए भेजा हम वो कर रहे हैं। आज के टाइम पे नसीरुद्दीन शाह साहब की एक बात याद आ गई, उनका जिसका गंदा खाना बिकता हो उसे अच्छा बनाने की क्या ज़रूरत है। कि जब पब्लिक जो है वो जिस तरह का सुनती है, आपको वैसा ही गाना आप जो है वो गा दे, तो उसके लिए आप उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करते हो। तो अच्छे काम के लिए, सुनाने के लिए लोग भी चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से स्क्रीन से, पर्दे से गायब हो रहे हैं। बेग साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, अगर मौसीकी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं शायरी के साथ कनेक्ट होती है। 90s की बात कर लें, 80s की बात कर लें, तो शायरी बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी। आज के दौर में हम देख लें तो शायरी जो आज के शायर हैं वो उस तरह से नहीं कर रहे जो सोसाइटी की आज की ज़रूरत है। एक अच्छे गाने के लिए शायरी की इम्पोर्टेंस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। सामल रिल्लू साहब ने मेरे दिल की बात की है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो बात कही है ना, इसमें हकीकत है कि जब एक बुरी चीज़ जो है हम पर हावी है, तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम खुद अच्छा बने या अच्छी चीज़ पेश करें। इसी तरह आज का जो मुशायरा जो पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पर जो लोग नज़र आते हैं ऐसे उनमें शोर शराबा ज़्यादा है। सही बात है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और ये हर दौर में रहा है। 80s में देख लें, 90 में देख लें, ये हर दौर में जो काबज़ लोग हैं या जो तलाकाती लोग हैं, ये आपको हर जगह नज़र आएंगे। मैं अपने दिल की जो बात कर रहा हूँ कि मैं शुरू में जब सामल रिल्लू को नहीं इतना ज़्यादा करीब से जानता था, इनकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती थी, ये मेरे साथ वाले रूम में होते थे रिकॉर्डिंग के दौरान, तो मैं हैरान रह जाता था कि यार ये कहाँ बड़ी आवाज़ें हैं और कहाँ ये एक नौजवान है। मैं तो ये पूछता था कि ये कौन गा रहा है, ये मैंने इन्हें देखा नहीं होता था। तो ये दूसरे रूम में जब इनकी आवाज़ आती थी तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कुछ क्वालिटी है ना जो मेरे दिल पे इनकी आवाज़ असर कर रही थी। तो इसी तरह जो मेरे फैसलाबाद की, लालपुर की जो आवाज़ें हैं आज पूरी दुनिया में नज़र आती हैं। उर्दू गज़ल ने अपना हर दौर में लिबास बदला है। ये नहीं कि हम 80 में ही पड़े रहते। आज अगर जदीद गज़ल जो है हम पर हावी हुई है तो हमने इसे स्पेस दी है। अगर इसे स्पेस ना देते तो यहाँ तक ना पहुँचती। इसी तरह हम साहिब मुल्क की मूवी के जो पहले गाने चलते थे, आज जो चलते हैं, इसी तरह इसका असर भी इधर भी पड़ा है। अदबी हलकों के हवाले से, यहाँ मेरे लालपुर के हवाले से मैं एक बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक दौर था लालपुर को आम रूटीन में लिया जाता था। अब मैं पिछले गुज़श्ता 10 सालों से जो देख रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात ही आपके सामने रखनी चाहता हूँ। अमेरिका हो, बरतानिया हो, खलीज हो, वहाँ का कोई भी शायर, अदीब, दानिश्वर जब पाकिस्तान में उड़ान भरता है तो उसकी अवलीन जो अब ख्वाहिश है, ये बड़े अहम बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, उसकी कोशिश है कि मैं फैसलाबाद में भी जाऊँ, लालपुर में भी जाऊँ। वहाँ का हल्का बाबे ज़ौक है, इकाई जो काम कर रही है, दीगर जो तंजीमें काम कर रही है, मैं वर्ल्ड के तौर पे जो अपना नाम बनाना चाहता हूँ। फैसलाबाद एक बड़ा मीडियम है, तीसरा बड़ा जो दबिस्तान है लालपुर को माना गया है। और यहाँ पर जो लोग वहाँ कनाडा से हों, बरतानिया से हों या दीगर जिस भी मुल्क से आते हैं, वो फैसलाबाद में आके समझते हैं कि मैं इंटरनेशनल अदब के साथ अपना मुकालमा यहाँ आके कर रहे हैं। बिल्कुल इसी मैं तरह यहाँ से पे एक बात जो है वो ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप देखें आजकल हमारे यहाँ एक जो है वो पाकिस्तान आइडल हो रहा है और वहाँ पे हमारे मुल्क की कितनी खूबसूरत आवाज़ें हैं। लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ, जैसे मैं भी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ हम काम करते हैं, थिएटर के लोगों को काम मिलता है। जब एक टाइम था कि हम ये सोचते थे कि जब ये थिएटर जो है ये स्टेज के बाद ये लोग क्या करेंगे, लेकिन आज माशाल्लाह से उनके लिए एक अच्छी स्पेस है। बट आप सिंगर्स को देखें ना, यकीन मानिए यहाँ पे को 20-20 साल लग गए, आप जो है वो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब बन जाते हैं, अगर मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, आप पाकिस्तान आइडल बन जाते हैं और उसके पीछे जो 14 लोग और हैं, जो 16 लोग और हैं, वो भी तो पाकिस्तान का पार्ट है। उनको भी तो स्पेस चाहिए, उनको भी तो काम चाहिए। वो खूबसूरत आवाज़ें हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हमें और हमारे जितने भी लोग हैं आपके तवस्सुत से, सिटी 41 के तवस्सुत से एक पैगाम रखना है
कि कोई ना कोई ऐसी स्पेस सिंगर्स के लिए भी, आर्टिस्टों के लिए भी, जिस तरह से हम थिएटर के लोगों के लिए जो है वो बनाते हैं, तो ये भी आपके लोग हैं। और कुछ जो हमारे आज के नाम हैं, जिनमें साहिर अली बग्गा साहब हैं, आतिफ असलम साहब हैं, राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, इसके बाद भी तो आपने लोग पैदा करने हैं। बिल्कुल, इसके वो बाद भी legacy तो तो बरकरार रखनी पड़ेगी। इकबाल अलामा साहब तो आ गए, उसके बाद हम इकबाल पैदा करने वाले वो लोग जो है वो पैदा करने की तरफ जाएंगे। बनाने वाले कोई भी बंदा बनता नहीं है, उसको आवाम बनाती है, उसको आप लोग बनाते हैं। लेकिन वो यही वाली बात है कि कहीं ना कहीं ज़रूरियात ज़िंदगी में लेकिन सब उलझ के आवाम मुझे लगता है कि स्पेस नहीं देती है न्यू सिंगर्स। आपने देखा होगा कि कोई एक सिंगर आया है, खुशकिस्मती है कि उसका पहला गाना बहुत अच्छा चल जाता है, लेकिन इसके बाद अगर मैंने जितने गाने सुने हैं तो मैं क्या सोचती हूँ कि मैं आतिफ असलम को ज़्यादा सुन लूँ। न्यू टैलेंट को कहीं ना कहीं हम भी थोड़ा सा कैप्चर करने में, थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम्स करते हैं। असल में ना हमारी माइंड मेकिंग ऐसी हुई है। हमारे फैसलाबाद में भी अगर एक क्लास बैठी है जो शाम को जो है वो माशाल्लाह से बैठते हैं, अच्छा गाना भी सुनते हैं, उनको ये लगता है कि अगर सामल अच्छा गाता है ना तो सामल अभी उतना हिट नहीं हुआ, इसके ऊपर टैग नहीं लगा ना। हमें ये लगता है कि सिंगर तब हम मानेंगे जब कहीं का इसको टैग लगेगा और लोग इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर हम बुलाएंगे बिल्कुल इसको। ब्रांड कॉन्शियस हो गए Brand हैं इन conscious द टर्म ऑफ क्लॉथ्स, और इसी तरह से सिंगिंग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है ये मुतासिर कर रही है। किस तरह से एक अच्छा सिंगर अपना करियर बना सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ फैसलाबाद में मौजूद हैं, शायरी के हवाले से, सिंगिंग के हवाले से बात करेंगे। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं शायरी और मौसीकी के हवाले से। अक्सर ये बात की जाती है कि जो शायरी है वो अल्फाज का, जज्बात का इजहार है। आज के दौर में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग शायर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उस शायरी को स्टडी नहीं करना चाह रहे। जो हमारे हीरोज़ रह चुके हैं इन तमाम फील्ड में, अदवार में, हम उनसे एक तासुर नहीं लेते हैं, हम उनसे सीखते नहीं हैं, जिसकी वजह से आज की शायरी में कहीं ना कहीं वो एहसासात, वो जज्बात जो हैं उसकी कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है। बेग साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एक शायर जो है वो, मुझे लगता है कि सोसाइटी की आँख भी होता है, कान भी होता है, वो जो कुछ देख रहा होता है वो कलम के ज़रिए लिखना शुरू कर देता है। तो आज की ज़रूरत को आप किस तरह से महसूस कर रहे हैं? आज का शायर सोसाइटी में जो हो रहा है, जो उस पर लिख भी रहा है, क्योंकि एक शायर जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है तब्दीली लेकर आ सकता है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक शायर है, वो ख्वाब देखता है। अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा, उसकी तबीर आपके सामने है। लेकिन जो असल बात है, ये जो शायरी है ये गैर महसूस तरीके से माशरे पर असरअंदाज होती है, ये एकदम नहीं होती। इकबाल का ख्वाब कब देखा गया, कब ये हमारा मुल्क हमारे सामने वजूद में आया? आज का भी जो शायर ख्वाब देख रहा है, ये गैर महसूस तरीके पर माशरे पर इसका असर हो रहा है। ये आम गिला हमारे सुनने में आता है कि बच्चे जो हैं, नई नस्ल जो है, जो हमारे स्टूडेंट हैं, वो अदब से दूर हैं। मैं आपके सामने हूँ, मुझ पर 3 MPhil के मुकाले हुए। मेरे शहर के बहुत सारे ऐसे शायर, अदीब, दानश्वर हैं जिनकी किताबें जो सामने आती हैं तो इस पर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में डिग्रीज़ हो रही हैं, नई नस्ल इसे लाइक कर रही है। लेकिन ये गैर महसूस तरीके से जब ये चीज़ आपके सामने आती है तो आप फील करते हैं कि इस शायर की इतनी किताबों पर अब काम हुआ है, तो काम हो रहा है, नई नस्ल इस पर आंखें खोले हुए है। तो ये तब्दीली की बात की तो शायर हर चीज़ को कैप्चर करता है। मैं चंद अशार इस तनाज़ुर में आपके सामने रखूँगा। कल जो सूरज ना दस्तयाब रहा, वाह, कल जो सूरज ना दस्तयाब रहा, शहर पर धुंध का अजाब रहा, वाह, शहर पर धुंध का अजाब रहा, लोग पढ़ते रहे सदा हमको, अपना चेहरा खुली किताब रहा। वाह, वाह, लोग पढ़ते रहे सदा हमको, क्या खूब है। अपना चेहरा खुली किताब रहा, बंद पलकों की खिड़कियां करके, रात भर कोई महवे ख्वाब रहा। वाह, बंद पलकों की खिड़कियां करके, रात भर कोई महवे ख्वाब रहा, वक्त रुखसत हमारे हाथों में, एक रूमाल एक गुलाब रहा। बहुत खूब। वक्त रुखसत हमारे हाथों में, एक रूमाल एक गुलाब रहा, पानियों पर उबर उबर के मिटा, अक्स उनका जो ज़ेरे आब रहा, अक्स उनका जो ज़ेरे आब रहा, और ईद का चांद देख कर शहजाद,
ईद का चांद देख कर शहजाद देर तक महवे इस्तराब रहा। कल जो सूरज ना दस्तयाब रहा, शहर पर धुंध का अजाब रहा। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्फाज जो है ऐसे अल्फाज जो सीधा दिल में घर कर जाते हैं और सोसाइटी की ज़रूरत को भी महसूस करते हैं। एक शायर जो है उसकी कलम में मैं हमेशा से कहती हूँ ताकत है। जो हम सोसाइटी में बदलाव जो है अपने अच्छे अल्फाज से, अपने कलम से कर सकते हैं, मुझे लगता है कि वो महज दुनिया की कोई ताकत उस तब्दीली को बदल नहीं सकती। सामल साहब, आप क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, मैंने आपकी आवाज़ सुनी भी हुई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप कोई गाना मुझे सुनाएं। मैं उसका इशारा भी आपको दे चुका हूँ। आज लाइव देखेंगे। आजकल जो है वो बड़ा जो है वो ट्रेंडिंग में भी है ये सॉन्ग, और उसकी एक लाइन जो है वो मैं आपकी नज़र करता हूँ, आपकी नज़र ज़रूर, करता हूँ, ज़रूर। और मेरे जितने भी देखने वाले लोग हैं और सुनने वाले हैं उन सब की नज़र है कि तेरे हुक्म ते जान निसार कर सां, तैनू सोहणिया रज के प्यार कर सां। तेरे हुक्म ते जान निसार कर सां, तैनू सोहणिया रज के प्यार कर सां। तेरा पानी भी भरांगी रांझ आवे, तेरा पानी भी भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। और ये जो प्यार है और मोहब्बत है ये एक दिन की बात नहीं है, ये तो आपको जो है वो तादेर जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो शायर क्या कहता है कि मुख मोड़ ना यार दा कम नाही, देख साहब, यारी तोड़ना प्यार दा कम नाही, सिर कदमां ते धरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे, दम नाल दम भरांगी रांझ आवे, जिवें कवेंगा करांगी रांझ आवे। बहुत खूब, बहुत खूब। और इस गाने की जो लाइंस हैं, जो लिरिक्स हैं, मुझे लगता है कि आप किसी भी दौर में चले जाएं वो आपको कनेक्ट करती हैं। ये फीलिंग जो है, ये जो एहसासात हैं, वो आज की शायरी जो अमूमन बहुत ज़्यादा गाने आपने देखा होगा कि उसका मुकाबला उससे कम्पीट नहीं कर पाती, तो एक अच्छी शायरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सावल साहब, आपने सिंगिंग कहाँ से सीखी, या ये फैमिली में आपके ये था कि शुरू से कि क्या क्या कहाँ से आपको एहसास हुआ कि आपके अंदर एक अच्छा सिंगर छुपा है? देखिए, मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि हम सारे ही ना वो करते हैं जो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। तो मैं पहला बंदा हूँ जिसने बगावत कर ली। तो फैमिली ने कहा कि ये तो जो है वो स्कूल ऑफ थॉट जो हैं हमारे जो घराने हैं उनका काम है, और आप जो है वो एक जट फैमिली से हो और म्यूज़िक करना और पढ़ना। और फिर लेकिन मैंने कोशिश की कि अल्लाह ताला ने जो है वो गॉड ब्लेस टू समथिंग स्पेशल एवरीवन, बट एवरीवन कैन नॉट जज इट। जो चीज़ अल्लाह ने आपको अता की है ना, उसके लिए, उस काम के लिए अपने आप को वक्फ करें, उसमें आप थकेंगे नहीं। तो मैंने कोशिश की कि अल्लाह ने अगर मुझे आवाज़ दी है तो मैं क्यों ना जाके इसको पढ़ूं और सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करूं, ना कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। तो म्यूज़िक जो है वो मैंने चूज़ किया, मैंने म्यूज़िक पढ़ा, NCA से मैंने पढ़ा, और अच्छे मेरे जो उस्ताद थे वो उस्ताद हबीबुर रहमान थे पटियाला घराने से, जिन्होंने मुझे जो है वो वोकल की मेरी ट्रेनिंग जो है उन्होंने की, और अच्छे लोग मुयस्सर आए और उन्होंने मुझे ये जो है वो सिखाया कि आपने सोसाइटी के लिए जीना है, ना कि अपनी ज़ात के लिए जीना है। तो कोशिश यही रहती है कि हम जहाँ पे भी जाएं वहाँ पे लोगों को एंटरटेन भी करें और म्यूज़िक को उसकी प्रेजेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप बादशाह अकबर को देखें ना, तो 9वां रतन था मियाँ तानसेन,
मतलब 9वें वजीर थे जैसे आज के हमारे वजीर हैं, लेकिन उसके बाद डिक्लाइन क्यों हो गया म्यूजिक का? उसकी रीजन ये है कि हमारी प्रेजेंटेशन वीक हो गई। हमें एक एज एन सिंगर तो हम आते थे सामने, लेकिन अपने आप को पेश नहीं कर पाते थे, हमारे पास अल्फाज नहीं थे कि हम उसको बयान कर सकें। तो सोसाइटी के अंदर एक अच्छा सिंगर होना वो अलग चीज़ है, अपने आप को अपनी स्पेस को जस्टिफाई करना ये अलग चीज़ है। तो मुझे ये लगता है कि जो लोग हैं वो म्यूज़िक करना चाहते हैं, उसके साथ साथ वो अपनी प्रेजेंटेशन को भी स्ट्रॉन्ग करें, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोग आपको सीखना बताते कितना नहीं। मैटर करता है। जैसे मैं आपसे ब्रेक के दौरान बात कर रही थी कि मैं बड़ी दफ़ा मैंने कोशिश की है कि एक अच्छा सिंगर बनने की कोशिश की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज के दौर का सिंगर जो है वो सीखना नहीं चाहता। वो सोचता है कि जो कामयाबी है ये रातों रात मिल जाए, लेकिन कामयाबी के लिए स्ट्रगल, तसलसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करेंगे, वक्त हुआ जी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और शामिल करते हैं प्रोग्राम में जी कुछ सालगिरह। सदर होलसेल केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन राना फारूक आजम साहब जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग या वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। देखते हैं ये। आज की दूसरी बर्थडे की तरफ चलते हैं। आरमेश फातिमा जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रही हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे आरमेश। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें। देखते हैं ये क्लिप। आते हैं जी प्रोग्राम को आगे और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे थे मौसीकी के हवाले से और शायरी के हवाले से, और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि आज का दौर में हम देखते हैं कि कहाँ पर शायरी खड़ी है, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिसिंग होते हैं। जो कि ज़ौक़ से शौक़ रखते हैं या जो शायरी को पढ़ते हैं, आज की शायरी को स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो ये बात महसूस करते हैं कि आज से अगर हम 20 साल पहली शायरी को देखें, परवीन शाकिर साहिबा की शायरी को देखें, उनमें एक फेमिनिन एनर्जी थी। और इसी तरह से आज की शायरी के हवाले से बात करें तो कहीं ना कहीं एक एलिमेंट जो है मिसिंग रहता है। तरक्की और जिद्दत जो है वो हर दौर में आना ज़रूरी भी है और हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप भी करना चाहिए, लेकिन हर माशरे के कुछ तकाज़े हैं वो फुलफ़िल करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सामल साहब, जैसे कि हम ब्रेक के दौरान मैं बात कर रही थी कि ऑटो ट्यून और फास्ट म्यूज़िक के दरमियान मुझे ये नहीं समझ आता कि एक असल आवाज़ वो कहाँ पर खड़ी है। बीइंग अ म्यूज़िशियन, आप इस चीज़ को किस तरह से समझते हैं कि कहीं ना कहीं ऑटो ट्यून ने और आज की टेक्नोलॉजी ने असल आवाज़ का कहीं ना कहीं रंग खो दिया है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखें, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है। जो अगर आप देखें नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, तो उनकी रियाजत इतनी रियाजत थी उनकी कि वो सिंगर जो है वो गाने वाला एक है, उसके पीछे हारमोनियम बज रहा है और तबला बज रहा है और उसका आज भी मज़ा आ रहा है। और आज का सिंगर जो है उसके पीछे 15 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, लेकिन सिंगर का मज़ा फिर भी नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमें हर इंसान को शॉर्टकट चाहिए। म्यूज़िक शॉर्टकट नहीं है। म्यूज़िक आपसे लाइफ मांगता है, आर्ट शॉर्टकट नहीं है। आपका काम थोड़ी देर के लिए बिक ज़रूर सकता है, प्रलॉन्ग नहीं चल सकता। अगर आपको दुनिया में रहना है और अपना नाम बनाना है तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक्स जो है वो उनका आइडिया होना चाहिए कि आपकी वोकल क्वालिटी को आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। देखें, ट्यूनर जो है वो किसी हद तक तो गवा सकता है, लेकिन जैसे ही पब्लिक आपको बुलाएगी और कहेगी आके ज़रा माइक पकड़ के हमें ये गाना सुना दें जो आपने, ये आपका बड़ा फेमस हुआ है, तो आप गा नहीं पाएंगे। नहीं गा पाएंगे, बिल्कुल। तो देखें, एक जो सिंगर होएगा उसमें और उस सिंगर में ये फ़र्क होएगा कि सिंगर को खुशी महसूस होती है जब उसके सामने ऑडियंस होती है, बिकॉज वो रियलिस्टिक आर्टिस्ट है। और जो ऑटो ट्यूनर वाला आर्टिस्ट है वो वहाँ पे गा के अपने लाइव शो के अंदर, फिर बाद में मैंने बहुत सारे सिंगर्स को देखा है जिनको बोतलें भी पड़ती हैं, क्योंकि लोगों का एक माइंडसेट जो है वो बना होता है आपको लेके। अक्सर औकात हम देखते हैं किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, हम सोचते हैं कि जब ये गाना हमने यूट्यूब पे सुना था बड़े खूबसूरत आवाज़ थी, अभी कॉन्सर्ट पे अटेंड किया तो हम सोच रहे हैं कि सामने गाने वाला पर्सन तो कोई और है। बिल्कुल ऐसे ही। और देखें, रियलिस्टिक जब आप गा रहे होंगे ना, आपका गला है, सुबह का टाइम है, गला कुछ और जो है वो बोलेगा, आफ्टरनून में आपका वोकल टिम्बर चेंज हो जाता है, पिछले टाइम में आपका वोकल जो है वो डिफरेंट हो जाता है। और लाइव म्यूजिक के अंदर आपका गला कब साथ छोड़ जाएगा। ऑटो ट्यूनर में तो एक सुर नहीं लगा, रेज नहीं लगा, आप सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प मा गा रे सा रे गा मा प धा नी सा नी धा प मा गा रे
ऐसा फील क्रिएट करेगा। तो जैसे ही आप उसको ऑटो ट्यूनर में ले जाएंगे, आपका सा सही नहीं लग रहा, रे सही नहीं लग रहा, वो उठाएगा, वो आपको कह देगा नहीं नहीं तुम सुर में गा रहे हो। लेकिन जब ऑडियंस में आप आके जो है वो गाएंगे, तो उस वक्त वो आपका ऑटो ट्यूनर आपके साथ नहीं होगा जिसको आप लेके चल रहे हैं। सो कोशिश कीजिए कि ऑटो ट्यूनर को छोड़ के अपनी आवाज़ को बेहतरीन कीजिए और उस आवाज़ को लोगों के सामने मनवाइए जो अब आपकी आवाज़ है। सिंगिंग में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की आवाज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन उन्हें सुर का हावना उस तरह से नहीं पता होती, तो वो लोग किस तरह से सिंगिंग सीख सकते हैं, अपनी आवाज़ का ख्याल रख सकते हैं? तो देखें, उसके लिए तो आपको रियाज करना होता है। रियाज से मुराद यही है कि आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तानपुरा एक आपको यूट्यूब से मिल जाएगा, ठीक है। तानपुरा के अंदर सी मेजर स्केल बज रहा है, उसमें से एक सा और पा, ये दो सुर ऐसे हैं जो अचल हैं, मैं मतलब बोल रहा हूँ उसको म्यूजिक की टर्म में, कि जो चेंज नहीं होते। रे का भी जो है वो आपको रे गा मा धा नी, ये दोनों सुर आपको जो है, इसका तीवर भी है और इसका जो है वो कोमल भी है, लेकिन सा और पा बज रहे हैं, उसमें आप उसके अंदर जो आवाज़ आ रही है उसके साथ आपने सिंक्रोनाइज करना है। मैं आपको बात बताता हूँ, मुझे एक दो दिन पहले एक दोस्त मिला, उसने मुझे कहा कि यार सिंगर आज जो है ना, वो उसकी आवाज़ इतनी मैटर नहीं करती, उसकी अपीयरेंस बड़ी मैटर करती है। तो मैं हैरान हूँ मेरी इस जनरेशन से कि उसने गाना बेचना है। नुसरत फतेह अली खान साहब ने अपनी वो जो उनकी पूरे का पूरा जिसामत थी ना, उसके ऊपर काम नहीं किया। उन्होंने अपनी वो जो आवाज़ लोगों तक पहुंचानी थी, वो जो रूह थी, उसकी एसेंस थी, वो पहुंचानी। अब बड़े गुड लुकिंग अगर लग रहे हैं, लेकिन जब आप गाएंगे तो जिन्होंने आपको गाने के लिए बुलाया, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमने ना तमाम तर पहलुओं में ना अपनी ज़िंदगी के मटेरियलिज्म अपना लिया है, जिसकी वजह से जो फील्ड है उसकी जो असल पहचान है वो उस तरह से नहीं है। शायरी में भी हम बेग साहब यही बातें देखते हैं कि एक शायर जो है वो पहचाना जाता है अपने अल्फाज से, एक अदीब है, एक कलम से लिखने वाला है, वो बात जानना चाहता है उसके अल्फाज से, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये चीज़ आज के दौर में मिसिंग है। बेग साहब, आपकी किताब मेरी आँखें जो हैं वो मुझे बड़ा उसके बारे में जानने का तजस्सुस है, वो आपने किस मौजू पे लिखी है और उसका क्या असल रूह क्या है? मेरी आंखें की जो शायरी थी, ये 90s की जो मेरी शेरी वारदात थी उस पर जमहीद थी। मैंने माशरे में रोज़मा होने वाली तब्दीलियों को इसमें मौजूए बनाया, और जो जदीद तर उर्दू गज़ल जो हमारे तजर्बात यहाँ इस मुल्क में हो रहे थे, मैंने लाइलपुर में बैठकर हल्का अरबाब ज़ौक़ में बैठकर जब ये देखा तो उस पर मेरी कोशिश थी। ये मेरा तीसरा शेरी मजबूआ था, अब तक मेरी 6 जो शेरी मजबूए है वो आ चुके हैं। तो उसमें मैंने जो गज़ल कही थी, मैं एक गज़ल उससे पेश करता हूँ कि जो मेरे मुल्क में जदीद तर लबो लहजे की गज़ल थी, या जो हमारी, ये इसमें एक अलग बहस है कि कोई भी जदीद जो गज़ल है रवायत से सर उठाती है। जब तक मजबूत जो शायरी गज़ल की है, जब तक रवायत उसमें ना होगी, जदीद उर्दू गज़ल का तड़का उसे कहीं भी नहीं ले जा सकता। बुनियाद उस वक्त ही बननी है जब आपकी रवायत से जड़ें मजबूत हैं। तो ये गज़ल मेरी आंखें से आपके लिए, मैं सामत साहब देखिएगा प्लीज़। बिल्कुल। जब से फितरत का तरफदार हुआ जाता हूँ, वाह। जब से फितरत का तरफदार हुआ जाता हूँ, मैं ख़ज़ा में भी समरबार हुआ जाता हूँ। क्या खूब है। मैं ख़ज़ा में भी समरबार हुआ जाता हूँ, मेरे अतराफ में जंगल सा निकल आया है, मेरे अतराफ में जंगल सा निकल आया है, मैं परिंदों का गिरफ्तार हुआ जाता हूँ। बहुत खूब। मेरे अतराफ में जंगल सा निकल आया है, मैं परिंदों का गिरफ्तार हुआ जाता हूँ। पहले भी खुलता नहीं था मेरा होना मुझ पर, पहले भी खुलता नहीं था मेरा होना मुझ पर, रोज़ो शब और पुरस्रार हुआ जाता हूँ। बहुत खूब। रोज़ो शब और पुरस्रार हुआ जाता हूँ। और एक तो अलग जो नवाया नहीं जाता मुझसे, मुफ्त में उसका गुनहगार हुआ जाता हूँ। वाह वाह। मुफ्त में उसका गुनहगार हुआ जाता हूँ। और तेरी यादों के सहारे से खड़ा हूँ अब तक, वरना अंदर से तो मिस्मार हुआ जाता हूँ। वाह। तेरी यादों के सहारे से खड़ा हूँ अब तक, वरना अंदर से तो मिस्मार हुआ जाता हूँ। आप ही अपनी कहानी का हवाला हूँ मैं, आप ही मरकजी किरदार हुआ जाता हूँ। आप ही अपनी कहानी का हवाला हूँ मैं, आप ही मरकजी किरदार हुआ जाता हूँ। सामद साहब, आ गया है मुझे जज्बात पे काबू रखना। क्या कहने बेग साहब। आ गया है मुझे जज्बात पे काबू रखना,
ऐसा लगता है अदाकार हुआ जाता। बहुत खूब, वाह, वाह, बहुत खूब। आ गया है मुझे जज्बात पे काबू रखना, ऐसा लगता है अदाकार हुआ जाता हूँ। मेरे अंदर ही बपा है मेरा मातम शहजाद, मेरे अंदर ही बपा है मेरा मातम शहजाद, आप ही अपना अज़ादार हुआ जाता, बहुत खूब, आप ही बहुत खूब। अपना अज़ादार हुआ जाता हूँ। जब से फितरत का तरफदार हुआ जाता हूँ, मैं ख़ज़ां में भी समरबार हुआ बहुत जाता खूब, बहुत खूब। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज जो कि कलम से निकले और सीधा दिल में ठहर जाएं। वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं मौसीकी और शायरी के हवाले से। बेग साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बात की कि आजकल एक शायर को अपना करियर बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं देखती हूँ कि फैसलाबाद में बेशुमार टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग शायरी की फील्ड में आना चाहते हैं, एक अच्छा शायर की ताकत तो रखते हैं, हैसियत तो रखते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि वो कहाँ से अपनी जो शायरी है इसे प्रोमिनेंट कर सकें, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जैसा कि आज का जो अहद है ये 30 सेकंड का अहद है, इसमें हर शायर, अदीब, दानश्वर, राइटर, गुलूकार 30 सेकंड में अपनी जो बात है दुनिया तक पहुँचाना चाहता है, और सारी दुनिया, अब वक्त नहीं किसी के पास। तो जहाँ मेरे शहर की भी बात हो, हम अभी तक लाइलपुर को, फैसलाबाद को मज़ाफ़ात में गर्दानते हैं, जबकि मैंने जो आपसे पहले बात की कि कराची, लाहौर के बाद तीसरा बड़ा जो दबस्तान है लाइलपुर है। बिल्कुल। यहाँ अगर दुनिया का हर बड़ा बंदा जो है, जिसको कौमी सतह पे तमाम एजाज़ात मिले हुए हैं, वो यहाँ आना अवलीन अपनी तरजीह समझ रहा है, वो कराची उतरता है तो लालपुर की फ्लैट लेता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो शेर अदब हो रहा है ये आलमी मेयार का है। तो इसके बावजूद भी यहाँ पर जो काम हो रहा है, मैं उससे अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। कोशिश है कि इसको और आगे लेके जाएं। हलकार बाबे ज़ौक़ के जो जलास हैं वहाँ पर भरपूर हाज़िरी के बावजूद नई नस्ल उस तरफ आ रही है। यूनिवर्सिटी के जो बच्चे यहाँ पर एमफिल कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हमने ये भी कोशिश की कि हलकार बाबे ज़ौक़ में यूनिवर्सिटी से हमने एक डॉक्टर साहबा को जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे लिया, और अब जो नया तजर्बा हमने अब किया है वो हमने एक एडवोकेट हैं हमारे, उनको जॉइंट सेक्रेटरी के लिए लिया। वो सिर्फ इसलिए कि जो हमारे शहरों अदीबों का हल्का जो 200-300-400 जो हमारे रजिस्टर्ड वोटर है, उनसे मैं इसको ओपन करना चाहता था। पूरी टीम इसका हिस्सा बनी है, इसमें कोई शक नहीं कि फिर भी नए टैलेंट को ऊपर आने के लिए वक्त तो लगता है। तो इस वक्त के हवाले से जो है मैं एक और गज़ल जो है आपके सामने रखूंगा कि ये वक्त जो है किस तरह हम इसे तय करते हैं। अक्स में आईना रखा हुआ है, अक्स में आईना रखा हुआ है, दिल में एक वसवसा रखा हुआ है, दिल में एक वसवसा रखा हुआ है। रोशनी है दिए में लर्जा सी, रोशनी है दिए में लर्जा सी, ताकचे में दिया रखा हुआ है, ताकचे में दिया रखा हुआ है। एक मुलाकात ने ज़माने से याद हुलिया मेरा रखा हुआ है, एक मुलाकात ने ज़माने से याद हुलिया मेरा रखा हुआ है। तोड़ देगा सभी की खामोशी, लब पे जो कह कहा रखा हुआ है, तोड़ देगा सभी की खामोशी, लब पे जो कह कहा रखा हुआ है। गांव की नहर ने किनारे पर, गांव की नहर ने किनारे पर, देख बस्ता मेरा रखा हुआ है, देख बस्ता मेरा रखा हुआ है। जो तमन्ना के बर नहीं आती, नाम हमने दवा रखा हुआ है, नाम हमने दवा रखा हुआ है। ख्वाब आने का, ख्वाब होने का, यूं ही एक सिलसिला रखा हुआ है, यूं ही एक सिलसिला रखा हुआ है। उस तरफ को नहीं मैं जाने का, जिस तरफ रास्ता रखा हुआ है, जिस तरफ रास्ता रखा हुआ है। बंद हैं खिड़कियां बजा शहजाद, बंद हैं खिड़कियां बजा शहजाद, दर तो अब तक खुला रखा हुआ है, दर तो अब तक खुला रखा हुआ है। तो ये जो दर खुला रखने का जो मैं सलीका आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये नई नस्ल को ही दावत है कि आप जिस तेज़ी से इस तरफ आते हैं, आपको एक लंबी छलांग लगाने के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि दूर से भाग कर आना पड़ता है। शायरी बहुत हो रही है मेरे शहर में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि
अच्छी जो शायरी है ये मुशायरों की शायरी नहीं होती। ये भी बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। जो लोग हमें नज़र आते हैं वही शायरी हमारी नहीं है। हमारी अच्छी जो शायरी है वो दबी हुई है। हमें इसमें कोई शक नहीं कि नए टैलेंट को ज़्यादा मौके फराहम करने चाहिए। लेकिन बेग साहब, आपने देखा होगा कि फैसलाबाद में इस तरह के फेस्टिवल नहीं होते। जैसे हम लाहौर की बात कर लें, लाहौर में आपने देखा होगा कि आए रोज़ आर्ट्स काउंसिल में कोई ना कोई लिटरेरी फेस्टिवल हो रहा होता है। अवाम को ये मौका मिल रहा होता है कि वो अपने अदीब, वो अपने शायरों के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये चीज़ फैसलाबाद में मिसिंग है। लाहौर की आपने बात की तो लाहौर हमारा दिल्ली लखनऊ के बाद तीसरा बड़ा दबस्तान है। ये तो बहुत हम पीछे चले जाएंगे फिर। ये 1900 कुछ के बाद जो मामलात हुए वहाँ पर अंजुमन तरक्की पसंद हल्का अरबाब ज़ौक़ की जो बुनियादें हैं ये बहुत पहले की रखी हुई हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि काटन मिल फैसलाबाद के मुशायरे भी उसी दौर में यहाँ शुरू हुए और इंडिया से भरपूर जो लोग थे यहाँ आते रहे। मेरे अहद का कोई ऐसा शायर नहीं है जो कि फैसलाबाद लालपुर काटन मिल के मुशायरों में नहीं आया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि यहाँ पर जो अदारे थे उस तेज़ी के साथ इसको हमारे सामने नहीं पेश कर सके या उस तसलसल को नहीं याद रखा गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ एक मजबूत रवायत है। और जो मेरी किताब दीदबान जो अभी चंद दिनों तक आपके सामने होगी, मैंने उसमें 125 ऐसे शोरा कराम को आपके सामने रखा है जो मेरे शहर से रहे हैं। उनका कलाम, उनके हवाले से उनकी जो मालूमात है, मेरे शहर की एक बहुत रोशन तस्वीर होगी। आप देखेंगे कि उसमें मैंने वो शायर पेश किए हैं जिन्होंने पिछली पूरी एक जो सदी है उसमें काम किया और जिस सतह का काम किया वो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा। और फेस्टिवल की आपने बात की तो मुझे याद आया कि यहाँ फेस्टिवल होते हैं, कम होते हैं, इस पे है। अब हमारे 9, 10 और 11 को जो है ना एक इंटरनेशनल जो फेस्टिवल है इश्काबाद, ये जौन एलिया के हवाले से हो रहा है। उसमें मुल्क भर के, मुल्क से बाहर भी जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं। आप देखेंगे कि नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में इश्काबाद फेस्टिवल में जो लोगों की तादाद जो है वहाँ बैठने को जगह मिलती है। लोग यहाँ ज़ौक़ पकड़ रहे हैं। लेकिन अब रफ्ता रफ्ता ये तेज़ी आएगी। मैं अब्बास ताबिश साहब को खुश आमदीद कहता हूँ कि वह दूसरा फेस्टिवल लेके यहाँ आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 11 को फिर आपसे, 9 को फिर आपसे यहाँ मुलाकात होगी और ताबिश साहब उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। यहाँ फेस्टिवल हो रहे हैं और अहले आने फैसलाबाद को, अहले ज़ौक़ जो हैं उनको फैमिलियों के साथ, जिस तरह कराची लाहौर में है, वहाँ का माहौल हम खुद बनाते हैं। कराची में देखें, लाहौर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, लोग अपनी फैमिलियों के साथ आते हैं। यहाँ जब ये सिलसिला हो जाएगा, नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम भर जाएगा, उसके बाहर भी जो लोग खड़े होंगे तो फिर पता चलेगा कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। बिल्कुल इसी हमने तरह ये से खुद इसको पैदा ये करना जो है। ज़ौक़ से ताल्लुक़ रखने वालों के बारे में बात करते हैं ना, तो फैसलाबाद इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत रहता है क्योंकि फैसलाबाद में टैलेंट की कमी नहीं है। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इसे कैप्चर किस तरह से करते हैं। सावल साहब से हम गाना भी सुनेंगे, लेकिन गाने से पहले मैं कह दूँ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि हम देखते हैं कि आज के दौर में हम एक फ़ास्ट ट्रैक पर घूम रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी का कोई भी एम देखा है, कुछ भी सोचा है, तो उसके लिए मेहनत और कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। सावल साहब, अप टू यू, कोई अच्छा सा खूबसूरत सा गाना सुना दें। उर्दू हो जाए तो बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल। और जितने भी जो है अहबाब हैं जिनकी आज हैप्पी बर्थडे है, तो ये गाना मेरी तरफ से जो है वो सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से उनके लिए है और आई होप के जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो अल्लाह और नेमतें और बरकतें जो है वो लेके आए। वो रांझे वो मजनू की अच्छी मुहब्बत कहाँ आज मिलती है सच्ची मुहब्बत। मुहब्बत है क्या आज ये तो बताओ, मुहब्बत पे अपनी यकीन तो दिलाओ। यकीन आ गया तो चले जाओगे तुम, बुलाते रहेंगे कहाँ आओगे तुम। बड़ी मुश्किलों से है सीखा संभलना, है दिल को सिखाया मोहब्बत न करना। हमें साथ रहने की आदत न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली जुल्फों के
काली 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 जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो।